skills. Perfect. Anything else? Anything else? Anything else? Any other response? ओके देखो, पहला तो यही रीजन है जो गौरी ने मेरे ख्याल पहले कहा हुआ है, थिंक क्रिटिकली एंड इंडिपेंडेंटली। रिसर्च आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है। आप जो थियरी में पढ़ रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में कैसे लागू हो रहा है वो चेक करने के लिए बनता है। और हम पहली बार थ्रू रिसर्च सिर्फ कंज्यूमर ऑफ नॉलेज नहीं होते हैं, हम प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज भी होते हैं। अपने विषय की समझ हमारी बढ़ती है। अभी तक हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे, जैसे बैंकिंग, कॉमर्स के स्टूडेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो बैंक पे जाकर के जब स्टडी करते हैं, बैंक एम्प्लॉय से प्रोसेसेस के बारे में सीखते समझते हैं, उनके इश्यूज समझते हैं, उनके चैलेंजेस समझते हैं, तो आपको अपना सब्जेक्ट भी बेटर समझ में आना शुरू हो जाता है ना। और ये तो मेरे ख्याल सभी बच्चों ने कहा है कि हमको फ्यूचर करियर में पीएचडी में सुविधा होती है, पॉलिसी मेकिंग में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कल को यदि आप टीचिंग में जाते हैं तभी भी पीजी में रिसर्च का एक्सपीरियंस आपको काम में आता है। एनजीओज को आप आइडिया दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज को आइडिया दे सकते हैं, है ना। तो जैसे मेरे ही बहुत सारे ऐसे स्टडीज हैं जिसका इस्तेमाल करके डिफरेंट एनजीओज ने, जैसे मेरी एक जो स्टडी थी बहुत पहले वो थी कि जो टॉर के पत्तों से जो थाली और कप और प्लेट्स बनाते हैं, उनको हम और प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उसकी जो फाइंडिंग्स आई थी उसके बेस पे चंगर के एरिया में दो लोगों ने अपनी कंपनी ही स्टैब्लिश की उसी आइडियाज को लेकर के, है ना। तो आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं रिसर्च, जैसे मेरी एक और स्टडी थी जिसमें मैंने ये देखा था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लेबरर्स को स्ट्रीट वेंडर्स के एक एसोसिएशन ने इंडिया में बड़ी सक्सेसफुली उनको ऑर्गेनाइज किया और उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुए। अब वो वाली जो स्टडी थी वो स्पेनिश और जर्मन में छपी, और स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बड़े सारे लेबर यूनियन ने उसकी फाइंडिंग्स को यूज करके अपने यहाँ के अनऑर्गेनाइज लेबर को ऑर्गेनाइज किया। तो आप देख रहे हैं कि आपकी रिसर्च के जो बेनिफिट्स हैं वो पीएचडी के थ्रू हैं ही, बट पॉलिसी सपोर्ट भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं, और एज ए फ्यूचर टीचर भी आपको इंप्रूव करते हैं। और स्किल बिल्डिंग, मेरे ख्याल से ये बहुत सारे बच्चों ने, गौरी ने भी लिखा है, डेवलप एडवांस नॉलेज एंड बिल्ड स्किल्स। परफेक्ट। आप जो स्किल सीखते हैं वो आपको एकेडमिक्स में नहीं काम आते, वो मेथड आपको रियल लाइफ में भी काम आते हैं। जूते खरीदने में भी रिसर्च स्किल्स आपको हेल्प करता है, गाड़ी खरीदने में भी रिसर्च स्किल्स हेल्प करता है, आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो उसमें आपको हेल्प मिलती है, राइटिंग में हेल्प मिलती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। इसीलिए रिसर्च जो है ना एक माइंडसेट है। रिसर्च जो है वो एक तरह से ट्रांसफरेबल सेट ऑफ स्किल्स है, मतलब सिर्फ आपको एकेडमिक्स में ही नहीं काम आता है, वो जो सोच है और वो जो टूल्स आप यहाँ सीखते हैं आप जनरल लाइफ में भी उसको यूज करते हैं। सो पीजी लेवल का रिसर्च आपको एक्सपर्ट नहीं बनाता है, लेकिन एक्सपर्टीज बिल्ड कैसे करते हैं वो आपको जरूर बताता है, राइट। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि रिसर्च क्या है, अभी तक हमने डिस्कस किया रिसर्च क्या नहीं है, यह डिस्कस किया कि रिसर्च से जुड़े हुए मिथ कौन से हैं, और यह डिस्कस किया कि रिसर्च जरूरी क्यों है। शुभम ने कुछ सजेशंस डाली हैं। शुभम, इन सजेशंस के बारे में हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, अभी हम टूल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने जितनी बात कही है, रिसर्च क्यों करें, पीजी में रिसर्च क्यों करें, रिसर्च से जुड़े हुए मिथ कौन से हैं, रिसर्च क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अभी तक अवेयर थे, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा था। लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ चीज आपके लिए नई हो। आई विल स्टॉप हियर फॉर अ मिनट ऑन दिस इज अ रिफ्लेक्शन टाइम। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट को आप रिफ्लेक्ट करें, और अभी तक मैंने जो भी बात कही है आपके लिए कोई न्यू लर्निंग रही है, कोई नया शब्द, कोई नया रीजन रिसर्च का, कोई और नया आइडिया जो अभी तक हमने डिस्कस किया, आपके लिए कोई नई लर्निंग अभी तक की चर्चा में जो रही है, मैं चाहता हूं कि आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप सॉरी चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप कुछ नया अभी तक सीख पा रहे हैं या नहीं। मैं रिपीट कर दूं, हमने चर्चा की है कि रिसर्च क्या है,
हुई हैं वो फंडामेंटल रिसर्च थी, बट उसके बेस पे जो रेडियो बना वो अप्लाइड रिसर्च है ना। तो जब आप किसी भी डिसिप्लिन के किसी भी सब्जेक्ट की थियरी को एनरिच करते हैं तो फंडामेंटल रिसर्च है, और उसको जब एप्लीकेशन में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे यूज करते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च है। अभी अगले स्लाइड में मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक रिसर्च एरिया रिसर्च क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा, और चैट में आपने एक्टिव रहना है। यदि आपको लगता है ये बेसिक रिसर्च है तो BR लिखना है, और यदि आपको लगता है अप्लाइड रिसर्च है तो AR लिखना है, और जब आप कंफ्यूज्ड हैं तो NC लिखना है, नॉट क्लियर, ताकि मैं वहां पर रुकूं। ठीक है, दीपाली पूछ रही, कैन यू रिपीट? ओके बेटे, फंडामेंटल रिसर्च क्या है? जो उस सब्जेक्ट के, जैसे जो भी सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है या लॉ है या क्रिटिकल थियरी है लिटरेचर की, या वोल्केनो की स्टडी है ज्योग्राफी में, कोई सा भी यदि आप टॉपिक लेते हो, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है केमिस्ट्री में, आपकी स्टडी थ्योरी को इंप्रूव करती है। आप लॉ की बना रहे हैं, कुछ लॉ को डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ नया ऐड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में, तो वो फंडामेंटल रिसर्च है। लेकिन आपके रिसर्च से कोई प्रक्रिया इंप्रूव हो रही है, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किसी चीज का मिल रहा है, वो अप्लाइड रिसर्च है। तो फॉर एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी स्टडीज जो सीवी रमन ने की थी, उसका प्रैक्टिकल यूज 70 साल बाद हुआ। बहुत सारी जो स्टडीज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी फिजिक्स में, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 50 साल बाद हुआ है ना। तो जब उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में कंट्रीब्यूट किया, स्टीफन हॉकिंस ने थ्योरेटिकल फिजिक्स में कंट्रीब्यूट किया, बट जिन्होंने इंटरनेट डेवलप किया वो प्रैक्टिकल, उनका जो रिसर्च था वो अप्लाइड रिसर्च था। दीपाली, एम आई क्लियर टू यू? यस नो लिख सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं। गुड। सो नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है? आपने बताना है बेसिक है या अप्लाइड है या अनक्लियर है। यदि आपको लगता है बेसिक है तो B लिखना है, आपको लगता है अप्लाइड है तो A लिखना है, अनक्लियर है तो U लिखना है। चलिए खुद पढ़िए। किसी भी धातु के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर तापमान का क्या इंपैक्ट पड़ता है? ये बेसिक है या अप्लाइड है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बेसिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम श्योर यू आर क्लियर नाउ। बस स्टॉप नाउ, मूव टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि जल्दी खत्म करेंगे। हाउ टू डेवलप अ मोर एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल वायर यूजिंग दैट मेटल। एक मेटल को यूज करके एक एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल वायर में कन्वर्ट करना है। ये क्या है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, आई होप। देखो, सब लोग जो कह रहे हैं उसको कॉपी करने की जरूरत, यदि आपको क्लियर नहीं है तो लिखो नॉट क्लियर, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। वेरी गुड। जो जिनको क्लियर नहीं है बिल्कुल नहीं शर्माओ, बिल्कुल मत झिझको, लिखते जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मैनेजमेंट मार्केटिंग से लिया है। कोई कंज्यूमर ब्रांड कैसे प्रेफर करता है, एडिडास का जूता या नाइकी का जूता? ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इसकी स्टडी बेसिक है या अप्लाइड है? यहां मैं कंफ्यूजन देख रहा हूं, कुछ बच्चे अप्लाइड बोल रहे हैं, कुछ बेसिक बोल रहे हैं। अनक्लियर, कीर्ति कह रही अनक्लियर, ठाकुर ब्राह्मटा कह रही अनक्लियर, वेरी गुड। अनक्लियर, देखो इसको ऐसे है, कंज्यूमर बिहेवियर की ऑलरेडी एक थियरी है कि कंज्यूमर का बिहेवियर इन इन ABCDE फैक्टर से कंट्रोल होता है। आप उसमें एक नया फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? बेसिक जो थियरी है कंज्यूमर प्रेफरेंस की, आप उसको इनरिच कर रहे हो। हालांकि उस फाइंडिंग का इस्तेमाल प्रैक्टिकल में भी होगा, मतलब इस थ्योरी के बेस पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे भी स्टडी होंगी, बट जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है उस हिसाब से दिस इज अ
बेसिक रिसर्च क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, अब इस कंज्यूमर बिहेवियर के बेस पे एक एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटेजी बनानी है। ये क्या होगा? ये तो बहुत क्लियर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं देख पा रहा हूं आपकी समझ इंप्रूव हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। दीपाली, चाहत, कीर्ति, कविता, श्वेता, अंकिता, प्रिया, मोनिका, राशि, रुचि, वेरी नाइस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये लिटरेचर के स्टूडेंट्स या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी है ये। एनालाइजिंग एंशिएंट टेक्स्ट, जैसे मान लो मैंने विष्णु पुराण ले लिया और उसके बेस पे देखा कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ये कैसी है? बेसिक। लेकिन उसी से बेस पे हमने म्यूजियम को प्लान करना है, तो ये क्या हो गया? म्यूजियम वाला क्या हो गया? वेरी गुड, अप्लाइड। नेक्स्ट, पानी यदि कम पौधों को देते हैं तो प्लांट कैसे बिहेव करता है? ये कैसी स्टडी होगी? बेसिक, वेरी नाइस। अप्लाइड नहीं है सुजल, ये अप्लाइड नहीं है बेटे। आशीष, अप्लाइड नहीं है ये। हम क्योंकि प्लांट बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बाद में लोग देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि भाई जब पानी कम हो तो प्लांट ऐसे बिहेव करते हैं, तो कल को मुझे ऐसे प्लांट डेवलप करने हैं जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में भी उगाए जा सकें। अब ये क्या हुआ? हाउ टू डेवलप ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज, ये क्या हुआ? वेरी गुड, यू आर गेटिंग इट, यू आर गेटिंग इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। उसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय की मोटिवेशन, ये बेसिक स्टडी है, और उसके बेस पे इंप्लॉय के लिए इंसेंटिव स्कीम कैसे डिजाइन करें, ये अप्लाइड है ना। मोटिवेशन की स्टडी बेसिक है, लेकिन उस मोटिवेशन की स्टडी के बेस पर इंसेंटिव कैसे दें, सैलरी स्ट्रक्चर, सुविधाएं, फैसिलिटीज कैसे डिजाइन करें, ये अप्लाइड है। वेरी नाइस। अब ये तो हो गया हमारा ये मैं आपको डिस्कस कर रहा था, पर्पस के आधार पे दो टाइप हो गए, बेसिक और अप्लाइड। अप्रोच के आधार पे दो टाइप कौन कौन से हैं? अप्रोच के आधार पे दो टाइप, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव में मीनिंग, एक्सपीरियंसेस और नैरेटिव्स आते हैं, क्वांटिटेटिव में नंबर्स, मेजरमेंट्स और स्टैटिस्टिक्स आते हैं, और मिक्स्ड में दोनों आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा वाला अच्छा है। देखो इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, देखो डाटा टाइप और अप्रोच दोनों सेम नहीं है। मतलब इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया दोबारा पूछना। क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी क्वालिटेटिव डेटा यूज होगा और क्वालिटेटिव रिसर्च में भी क्वांटिटेटिव डेटा यूज होता है। अप्रोच का मतलब क्या है? यदि आपको लगता है चीजों को मेजर किया जा सकता है, तो आप डेटा जो यूज करो, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव कहलाएगी, क्योंकि आप मेजरमेंट पे फोकस कर रहे हो। लेकिन आपको लगता है बहुत सारी चीजें मेजर नहीं की जा सकती, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तो चाहे आप क्वांटिटेटिव डेटा यूज करो, आपका जो मेथड है, आपका जो अप्रोच है, वो क्वालिटेटिव है। ठीक है। जैसे मतलब डेटा टाइप इज नॉट इक्वल टू रिसर्च अप्रोच, है ना। उनको लगता है क्वालिटेटिव मतलब वर्ड्स और क्वांटिटेटिव मतलब नंबर। हाँ, ये सही है डाटा टाइप में। क्वालिटेटिव डेटा में नंबर नहीं होता और क्वांटिटेटिव डेटा में वर्ड्स नहीं होते। लेकिन मैं डेटा टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिसर्च टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, अप्रोच इज डिसाइडेड बाय पर्पस एंड लॉजिक। किस तरह का डाटा है इसके बेस पे डिसाइड नहीं होता है। क्वालिटेटिव रिसर्चर भी डेटा यूज करता है और क्वांटिटेटिव रिसर्चर भी नैरेटिव्स यूज करते हैं, इसको ध्यान में रखना, है ना। डेटा कैसे जनरेट किया गया, क्यों वैसे जनरेट किया गया है, उसकी जो माइंडसेट है, एनालाइज कैसे किया गया, इंटरप्रेट कैसे किया गया है, उसको हम रिसर्च अप्रोच कहते हैं। जैसे मैं आपको क्विकली दो एग्जांपल देता हूं। क्वालिटेटिव में जैसे हम पूछते हैं ना, आपने कोर्स क्यों लिया, और जिन बच्चों ने एक ही वजह से लिया है उनके हम नंबर टोटल कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? डाटा तो क्वालिटेटिव था, लेकिन हमने उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी टेबल में। इतने बच्चे बोल रहे हैं कि हमने कोर्स इसलिए लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, इतने बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि फैमिली प्रेशर था, और इतने लोगों ने बोला क्योंकि उसमें फ्यूचर करियर बहुत बढ़िया है। तो डाटा जो है ना, वो क्वांटिटेटिव में आपने कन्वर्ट कर लिया, आपने लिया क्वालिटेटिव, लेकिन आपने उसको क्वांटिटेटिव में
कन्वर्ट कर लिया। तो ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव डेटा से भी क्वालिटेटिव स्टडी होती है और क्वालिटेटिव डेटा से भी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। दूसरा एग्जांपल देखो, लार्ज स्केल सर्वे है, फिक्स चॉइस क्वेश्चंस पूछते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, और वो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या करता है, जो क्वांटिटेटिव डेटा से निष्कर्ष निकल के आता है उसको वो जस्टिफाई करता है। वर्ड्स जरूर हैं लेकिन इसका जो अप्रोच है वो अल्टीमेटली क्वांटिटेटिव ही आता है। अब मैं आपको कुछ सिचुएशन देख रहा हूं क्विकली, और आपने मुझे फटाफट बताना है कि इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच चलेगा कि क्वालिटेटिव। यदि आपको लगता है क्वांटिटेटिव तो QN लिखना है, और यदि लगता है क्वालिटेटिव तो QL लिखना है। ठीक है, चलो। टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी मेटल कंडक्टर में, उनके बीच की जो रिलेशनशिप है क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, QN या QL? फटाफट फटाफट डालो। वेरी गुड मुस्कान, यू आर राइट। ठीक है, नेक्स्ट। फोर्स, मेरी फिजिक्स की क्लास में जो 40 बच्चे हैं, फोर्स शब्द से उनके मन में क्या क्या चीजें आती हैं? लैब में जब फोर्स के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या ख्याल उनके मन में आता है? ये कैसा है? क्वालिटेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। जीएसटी आने से कितने छोटे दुकानदारों ने अपना धंधा में नुकसान हुआ और उन्होंने धंधा कम कर दिया? ये कैसा है? वेरी गुड। और अगला क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो चेंज कर रहे हैं उसके रीजंस क्या हैं? ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? वेरी गुड। उसी तरह से जो शहर के पास वाले एरिया हैं, वहां लैंड यूज पैटर्न पिछले 10 सालों में कैसे चेंज हुआ है? कितना चेंज हुआ है? किस दर से चेंज हुआ? ये क्या है? वेरी गुड। इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, इधर मॉडर्न इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, उसमें जो एलिनिएशन का थीम है, लोग सोसाइटी से कट गए हैं, ये जो स्टडी है वो क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव? वेरी गुड। पिछले 20 सालों में लोगों का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है, खाने पे कितना खर्चा, पढ़ाई में कितना खर्चा, मनोरंजन में कितना खर्चा, इस पैटर्न में कितना चेंज हुआ है? क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम लास्ट पार्ट में जा रहे हैं, टाइप ऑफ रिसर्च नेचर के बेस पे। देखो बेटे, 3 तरीके के हैं रिसर्चेस नेचर के बेस पे। एक्सप्लोरेटरी, जब बहुत कम पता होता है। डिस्क्रिप्टिव, जब हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। और एनालिटिकल, जब हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये ध्यान रखना। आपको क्या लगता है, पीजी लेवल पे जनरली रिसर्चेस जो होती हैं वो कौन से लेवल की होती हैं? एक्सप्लोरेटरी होती हैं? ऐसे एरिया में जाते हैं जिनके बारे में बिल्कुल नहीं पता है? या डिस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल होती है? क्या लगता है, ई, डी या एनालिटिकल? किस तरह से ज्यादा होती है? देखो, डी ज्यादातर डी होती है, डी। एक्सप्लेनेटरी हम पीजी लेवल पे नहीं देखते हैं, एक्सप्लेनेटरी हम पीएचडी लेवल पे ज्यादा जाके देखते हैं। तो पीजी लेवल पर हमारी डिस्क्रिप्टिव होती है। एक्सप्लोरेटरी तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे होता है। देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल फटाफट ले रहा हूं, है ना। एक्सप्लोरेटरी मतलब कि एक लैब इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनएक्सपेक्टेड नॉइज पैटर्न आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है ऐसा, हमें कुछ नहीं जानकारी, न पहले कोई स्टडी हुई है न कुछ हुआ है। ये एक्सप्लोरेटरी है ना। लोकल शॉपकीपर डिजिटल पेमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कोई स्टडी नहीं हुई है, एक्सप्लोरेटरी है। जो हमारे कभी हमारे गांव से लोग माइग्रेट करके नहीं जाते थे, इधर 2 साल से बड़े जाने लगे। क्यों जाने लगे हमें पता ही नहीं है। ये कैसी स्टडी है? एक्सप्लोरेटरी है। जो आजकल स्टूडेंट्स ब्लॉग लिख रहे हैं उसमें किस तरह के थीम निकल के आ रहे हैं, इस तरह की कोई स्टडी नहीं हुई है। तो ये कैसा है? एक्सप्लोरेटरी है। डिस्क्रिप्टिव, अलग अलग मटेरियल में टेम्परेचर वेरिएशन से क्या चेंज होता है, डिस्क्राइब किया हमने, है ना। एक कॉलेज स्टूडेंट जब गांव से शहर आता है तो किस चीज में खर्चा ज्यादा होता है, डिस्क्राइब किया हमने।
एक म्युनिसिपल वार्ड में, एक पंचायत में लैंड यूज में जो चेंजेस हो रहे हैं डिस्क्राइब किया हमने, है ना। शॉर्ट स्टोरी में जो नरेटिव स्टाइल्स यूज हो रहे हैं डिस्क्राइब किया हमने। और लास्ट है एक्सप्लेनेटरी, है ना। कंडक्टिविटी चेंज के टेम्परेचर में अलॉय में कैसे चेंज हो जाता है, कस्टमर की लॉयलिटी कैसे अफेक्ट करती है छोटे मोटे बिजनेसेस को, अर्बन किसी खास सिटी जोन में अर्बन फ्लडिंग क्यों बार बार हो रही है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेचर लिखा गया उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस से लिटरेचर में चेंजेस की क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो तीन तरीके के मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी। पीजी लेवल पे अब आपको क्या लगता है कि जो भी आप टॉपिक सोच रहे हैं, कुछ बच्चों ने टॉपिक सोचा है, कुछ ने नहीं सोचा है, आपको क्या लगता है कि आपको पीजी लेवल पे लार्जली आप क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव करेंगे या एक्सप्लेनेटरी करेंगे? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, गुड। नाउ लेट मी मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ इट, रिसर्च टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चंस। कुछ बच्चों ने रिसर्च टॉपिक ऑलरेडी, शुभम ने जैसे एक एक्ट का मेंशन किया है कि वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई हमारी और स्टूडेंट हैं जो एनईपी और एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ काम करना चाहते हैं। देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना, हमको लगता है किस पे रिसर्च कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज पे, ध्यान रखना ये रिसर्च एरिया है, रिसर्च टॉपिक नहीं है। तो ध्यान रखना, रिसर्च एरिया अलग चीज है, रिसर्च टॉपिक अलग चीज है, तो कहीं तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, है ना। विमेन एम्पावरमेंट रिसर्च टॉपिक नहीं है, ये ऐसे का टॉपिक हो सकता है ना, ये रिसर्च का एरिया हो सकता है, बट माइक्रो फाइनेंस स्कीम से मेरी गांव की महिलाओं में कितना आत्मविश्वास बढ़ा है, ये रिसर्च क्वेश्चन है, ये रिसर्च टॉपिक है। विमेन एम्पावरमेंट एरिया है, इसको ध्यान में रखना। टूरिज्म इन इंडिया ये रिसर्च टॉपिक नहीं है, रिसर्च एरिया है। रिसर्च क्वेश्चन कैसे, हिमाचल में क्लाइमेट चेंज से एप्पल फार्मिंग पे क्या फर्क पड़ा, विमेन लाइवलीहुड, किसी भी गांव में टूरिज्म आने से विमेन के लाइवलीहुड में क्या चेंज हुआ, है ना, ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान रखना बेटे, जैसे आपने कहा एनईपी पे काम करना चाहते हो, ये रिसर्च एरिया है। आप शुभम किसी एक्ट पे काम करना चाहते हो, रिसर्च एरिया है। रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसी एरिया में से वो निकल कर आएगा, तो आपने ध्यान में रखना है ना। अब अच्छा रिसर्च क्वेश्चन कौन सा है, जो क्लियर है, फोकस्ड है, रिसर्चेबल है। आपने ऐसा नहीं ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मंगल ग्रह पर खेती की संभावनाएं, ये रिसर्चेबल नहीं है ना। विमेन एम्पावरमेंट पे जैसे कई बच्चे टॉपिक ले लेते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट से मोक्ष का कॉन्सेप्ट, अब ये रिसर्चेबल नहीं। सो आइडिया क्या है, आप जो टॉपिक ले रहे हो, आपके पास टाइम, रिसोर्सेज और लैब्स और लाइफ, घर की जिम्मेवारियां सब वेल डिफाइंड है, तो आप ऐसा टॉपिक तो नहीं ले रहे हो जो रिसर्चेबल ही नहीं है। तो क्लियर हो, फोकस्ड हो, रिसर्चेबल हो और डिसिप्लिन के लिए यूजफुल हो। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट आंसर की तुलना में, है ना। तो रिसर्च क्वेश्चंस, जब मैं लॉन्गर टाइम कोर्स कराता हूं रिसर्च स्कॉलर्स को, तो हम हफ्ता रिसर्च क्वेश्चंस को ही पॉलिश करने में लगाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगले 10 मिनट 5-7 मिनट बेटे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपको रिसर्च के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उस सवाल के लिए तैयार रहना कि इसमें से कौन सा रिसर्च क्वेश्चन का सोर्स है, उसके बारे में पहले आपने नहीं सोचा था कि हाँ यार ये भी तो रिसर्च क्वेश्चंस का सोर्स हो सकता है। एकेडमिक लिटरेचर सबको पता है, नई नॉलेज पब्लिश होती है जर्नल्स और बुक्स में, है ना। वहां पता चलता है कि रिसर्च में गैप्स क्या है, रिसर्च में विरोधाभास क्या चल रहा है, और हर अधिकतर रिसर्च पेपर में एरियाज फॉर फर्दर स्टडीज भी आता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वहां से कुछ आइडिया आपको मिलेगा, है ना। जैसे एक थ्योरी यूरोप में तो टेस्ट हुई है, इंडिया में भी टेस्ट हुई है, तेलंगाना में, हिमाचल में नहीं हुई है। तो एक जो रिसर्च क्वेश्चन का बहुत बड़ा सोर्स है एकेडमिक लिटरेचर है। कोर्स वर्क के दौरान टीचर आपको नए आइडियाज देते हैं, क्लासरूम की डिस्कशन के टाइम में आपके फ्रेंड्स नए आइडियाज देते हैं,
लेक्चर सेमिनार असाइनमेंट्स में नए आइडिया निकल के आते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर नहीं है, जैसे मैंने भी एक पेपर लिखा कि विमेन एम्पावरमेंट और करियर गाइडेंस के लिंकेजेस क्या हैं, इसको प्रॉपर एक्सप्लोरेशन नहीं हुई थी। ये कंसेप्चुअल पेपर था क्योंकि वो अनक्लियर था। एक तरह से एक्सप्लोरेटरी स्टडी जो हुई है वो हुई है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अब अखबार में पढ़ते हो कि हमारे यहाँ सुसाइड हो रहा है, आप अखबार में पढ़ते हो कि ये सिचुएशन आ रही है, आपने अखबार में पढ़ते हो कि बाढ़ग्रस्त एरिया में फलानी बीमारी हो रही है जिसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था, आपने अखबार में पढ़ा कि देहरी के इलाके में एक नई चिड़िया देखी गई है जो पहले हाई ऑल्टीट्यूड पे होती थी। तो आपने कोई चीज अखबार में पढ़ी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पढ़ी, आपने उसकी स्टडी की, वहां से भी रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे चिड़िया वाली बात जो है, मुझे हमारी कोलीग है रेखा जूलॉजी में, उन्होंने कुछ चिड़िया ऐसी देखी जो हाई अल्टीट्यूड में होती है। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या निकला कि क्या हिमाचल में जो क्लाइमेट जोन है वो शिफ्ट हो रहा है क्या, या चिड़िया का जो हैबिटेट है वो शिफ्ट हो रहा है क्या। तो जूलॉजी के टॉपिक्स वहां से निकल करके आते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, वर्क प्लेस में क्या इश्यूज आ रहे हैं, कम्युनिटीज में क्या इशू आ रहे हैं, लैब्स में क्या इशू आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में क्या इशू आ रहे हैं। नई पॉलिसी चेंज, जैसे 19 जनवरी को सीबीएसई ने अपनी एफिलिएशन के रूल में चेंज किया कि अब हर सीबीएसई स्कूल में सिर्फ वेलनेस काउंसलर ही नहीं है, करियर काउंसलर भी होगा। अब एक करियर काउंसलर के रूप में मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज था। अब इस पॉलिसी को आने पर जो डिफरेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्या ओपिनियन है, ये मेरे लिए रिसर्च एरिया है जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि उनको क्या लगता है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में किस किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे। पॉलिसी ही 19 जनवरी को आई है, अभी महीना भी नहीं हुआ है। तो यदि चैलेंजेस हमको पता रहेंगे तो कल को जब पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो उस स्टडी की फाइंडिंग को यूज किया जा सकता है। तो ये तीसरा सोर्स है। चौथा सोर्स है लोकल कॉन्टेक्स्ट, कॉलेज का डाटा, यूनिवर्सिटी का सिस्टम, अपने आसपास के गांव समाज में क्या चल रहा है, कुछ समस्याएं जो आपको दिख डॉक्यूमेंट नहीं हुई हैं, आपकी पर्सनल क्यूरियोसिटी भी बहुत बड़ा सोर्स है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये यहां पर तो मैंने तो पढ़ा था ऐसा लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। इस पे पहले से जो स्टडीज हुई हैं, पहले से जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या, एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, रिफाइन कर सकते हैं क्या। एक डिफरेंट, ये स्टडी फलाने ग्रुप पे हुई थी, मैं एक डिफरेंट ग्रुप पे करके देखूं कैसा हुआ है। ये हुई थी सेम ग्रुप पे लेकिन दूसरी प्लेस पे, हमारे प्लेस पे हुई है कि नहीं हुई है 20 साल पहले। जैसे मैंने एक स्टडी की बच्चों का इंटरेस्ट पैटर्न क्या होता है, क्योंकि उसके पहले की जो इंडिया में स्टडी हुई थी 96 में हुई थी, अब उस बात को 20-30 साल हो गए। तो पिछले 30 सालों में क्या चेंज आया है, तो वो भी एक स्टडी का एक आपका सोर्स बनता है। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वेबिनार्स में जाते हैं। मुझे याद है एक कॉन्फ्रेंस में मैं किसी टॉपिक पे बात कर रहा था और मैंने एक फ्रेज यूज किया। एक रिसर्चर ने मुझे 1.5 साल बाद मुझे मेल किया, बोला कि सर आपने जो फ्रेज यूज किया था, जो जिस पे आपने कहा था कि अभी इस पे बहुत क्लैरिटी नहीं है, वही मैंने पीएचडी का टॉपिक बना लिया है कि उस पर और क्लैरिटी हो। तो कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, वेबिनार्स में भी आपको आइडियाज ऐसे मिलते हैं, डिबेट्स होती है, उसमें अनआंसर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, कमिटी की फाइंडिंग, जैसे आपको पता होगा शायद 25 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा के संस्थानों में मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया जाना चाहिए 21 पॉइंट बनाए हैं। अब उस 21 पॉइंट के बेस पे हजारों रिसर्च एरियाज जो है उसमें से निकल कर आते हैं। कई जो क्वेश्चंस हैं जिसमें डीप एनालिसिस नहीं हुई हैं, आप उनमें भी स्टडीज कर सकते हैं। तो अब देखो मैंने आपको 8 सोर्सेज बताए, मैं रिपीट कर रहा हूं क्विकली। हाँ, एकेडमिक लिटरेचर, कोर्स वर्क, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, लोकल कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल क्यूरियोसिटी, प्रीवियस स्टडीज, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट। इनमें से कौन सा सोर्स ऐसा है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था कि हाँ यार मैं अपना रिसर्च टॉपिक वहां से भी उठा सकता हूं। अधिकतर स्टूडेंट कहां से उठाते हैं, जहां से उसके टीचर बोलते हैं। जो टीचर का रिसर्च एरिया है वही स्टूडेंट का रिसर्च एरिया हो जाता है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, है ना। तो आपको नया सोर्स आज क्या पता चला, मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में लिखें या अनम्यूट करके बताएं। नया कुछ पता चला कि आपको ये सारी आइडियाज पहले से थे। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, चाहत कह रही हैं। लोकल कॉन्टेक्स्ट, कीर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोकल कॉन्टेक्स्ट से कोई टॉपिक उठाते हैं, एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड टू लिसन एंड रिमेंबर नोबडी कैन क्वेश्चन यू, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट ऑफ योर लोकल एरिया।
है ना। तो मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन हो सकता है, तुम्हारे टॉपिक पे, तुम्हारे रिसर्च क्वेश्चंस पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभम कह रहे हैं, दीपाली भी कह रहे हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लोकल कॉन्टेक्स्ट की रिसर्चेस बहुत पावरफुल होती हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस। आशीष, थैंक यू फॉर योर इनपुट। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ओके, नाउ व्हाट आई विल वांट, देखो जर्नल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता इस पे डिस्कस करने की जरूरत है। आपको पता है करंट रिसर्च क्या हो रहा है, आपको पता है रिसर्च लिखते कैसे हैं, आपको पता है कि आइडियाज कैसे रिफाइन कर सकते हैं। और कभी भी रिसर्च पेपर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, घबरा जाओगे। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, उसकी समरी दी होती है, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ो, कंक्लूजन पढ़ो, और नेक्स्ट लेवल पे जब आपके रिसर्च क्वेश्चंस फाइनल हो जाएं तो मेथोडोलॉजी पढ़ो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका जो पहला काम है, मैं यहां पर 2 मिनट आपको दे रहा हूं। एक रिसर्च एरिया जो आपको आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें एक क्वेश्चन जिसके बारे में आप क्यूरियस हो, और कोई एक जर्नल जो आप अपनी फील्ड के बारे में जानते हो, अपनी नोटबुक पे लिखो, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट सोचिए। जैसे मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, केमिस्ट्री के 2500 ब्रांच है, कौन से वाले ब्रांच में करोगे, वो रिसर्च एरिया हुआ। उस ब्रांच में तुम क्या जानने में इंटरेस्टेड हो, वो रिसर्च क्वेश्चन हुआ। और कोई ऐसा जर्नल है, कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको उसके बारे में और गाइड कर सकता है। थोड़ा सा 2 मिनट लगा करके हम रिफ्लेक्ट करते हैं। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अनम्यूट करके ये पढ़ना भी चाहे, पढ़ के बताना चाहे, दैट पर्सन इज ऑल्सो वेलकम। टेक 1 to 2 minutes। उसके बाद आई टेक 5 minutes एंड देन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अपना एरिया क्लियर नहीं होगा, और जब आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आपका जो सेशन 12 और 13 तारीख को है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो भी आपको आपकी फील्ड में क्या क्या एरियाज पॉसिबल हैं वो आपको उस दिन बताएंगे। बट अभी मेरी बातें सुन करके आपको कुछ ख्याल में आ रहा, वो कहीं नोटबुक पे आप लिख लें, ताकि आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकें। ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू द फाइनल सेक्शन। आइडियली एक जो बिगिनर रिसर्चर है, उसके शुरू के 4 हफ्ते कैसे होने चाहिए, और उसके बाद में फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो 30 दिन का मैं प्लान दे रहा हूं, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको उसमें क्या चीज यूजफुल लगी, वो आप मुझे बताएंगे। देखो, पहला हफ्ता तो एक्सप्लोरेशन का है। अपने फील्ड का एक दो एरिया ढूंढो, अपने पीयर ग्रुप से, क्लासमेट से, टीचर से उनके बारे में बात करो, गूगल सर्च करो, लाइब्रेरी सर्च करो, ढूंढो, मटेरियल इकट्ठा करो। वीक 2 में थोड़ा सा 2-3 जर्नल ढूंढो, उनके मेन मेन आर्टिकल जो तुम्हारे एरिया से जुड़े हुए हैं वो देखो, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, कंक्लूजन्स पढ़ो, ताकि तुमको आइडिया लगे। और सिंपल लेवल, हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल नहीं पढ़ने, बहुत बेसिक जो जर्नल है वहां से शुरू करना है ना। जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बार बार निकल के आ रहा है, रिकरिंग थीम्स जो रिपीट हो रहा है, उसको नोट करो। तीसरे वीक में आप अपने इंटरेस्ट एरिया को थोड़ा सा नैरो करो, 2-3 टेंटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस बनाओ, उसके बारे में अपने टीचर से, क्लासमेट से डिस्कस करो। चौथे वीक में देखो कि कौन सा रिसर्च क्वेश्चन तुमको एक्साइट करता है, दिए हुए टाइम और रिसोर्स में डुएबल है कि नहीं है, फिर उसके बाद उसको रिफाइन करो। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट वीक इज अबाउट एक्सप्लोरेशन, सेकेंड वीक इज अबाउट रीडिंग, थर्ड वीक इज अबाउट क्वेश्चनिंग, फोर्थ वीक इज अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफाइनमेंट, है ना। तो जब शुरू करोगे तभी क्लैरिटी आएगी, है ना, उसके पहले क्लैरिटी नहीं आएगी। और ये बहुत ही डार्क एरिया है अभी आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कोई जर्नल आर्टिकल देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। 70-80% बच्चों ने, तो ऑब्वियसली उनको दिक्कत आएगी, है ना। तो ये जो मैंने आपको 4 वीक का ब्रीफ प्लान बताया है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट डज इट मेक सेंस जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं? यस, नो? सुमित का एक सवाल है। सुमित, आपका सवाल मैं 1 मिनट में लेता हूं।
ये जो 4 वीक का प्लान बनाया है, डज इट मेक ए सेंस? यदि सेंस कर रहा है तो यस लिखिए, वाई लिखिए, यदि क्लियर नहीं है तो नो लिखिए। 4 हफ्ते का प्लान जो मैंने आपसे शेयर किया, मुस्कान कह रही है यस, अंशिका यस, दीपाली ऑल्सो सेइंग यस, चाहत, प्रिया, दीक्षा, गुड, गुड। सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस। नाउ दिस इज क्वेश्चन आंसर सेशन, और क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, सुमित कह रहे हैं एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग इन न्यूज़पेपर। एक्चुअली सुमित, जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट कहा था तो रिसर्च पेपर के टॉप पे एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली समरी ऑफ अ रिसर्च पेपर, जिसमें लार्जली 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट में विषय प्रवेश किस बारे में है वो, दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव होती है, तीसरी में मेथोडोलॉजी होती है, और चौथे में फाइंडिंग होती है। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट जनरली 50 to 250 वर्ड्स का होता है, जिसमें आपको पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एब्स्ट्रैक्ट जब पढ़ते हो पेपर का तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वो पेपर आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं, आगे आपको पढ़ना भी है या नहीं। न्यूज़पेपर में जो चीजें हाईलाइटेड होती हैं, बोल्ड होती हैं, आप मान सकते हैं कि वो एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट है। और कोई क्वेश्चन? शुभम का ऑलरेडी 2 पेपर पब्लिश हुआ है, तो शुभम इज ऑलरेडी ऑन अ हायर लेवल। तो बढ़िया है शुभम, आपके इनपुट को आपके क्लासमेट्स भी यूज करेंगे। एनी अदर क्वेश्चंस अभी तक जो बात की है, बिफोर आई कंक्लूड? It seems similar as learning a new skill where we collect data, analyze it, find what interests us, and then work on it. Yes, indeed, indeed. कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे साझा किया हो और क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछिए, दिस इज द टाइम। और आई एम श्योर कि आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। कोई ऐसा भी स्टूडेंट जुड़ा जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देगी। बट आई एज्यूम सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, राइट? वर्षा नहीं है ग्रुप में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से कि कृपया एक बार ग्रुप में भी व्हाट्सएप, तनिष्का भी ग्रुप में नहीं जुड़ी हैं अभी, तो मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दें, या मैं ही डाल देता हूं 1 मिनट में, क्योंकि मुझे एक चीज और क्विकली आपसे शेयर करनी है, देन आई विल क्लोज। नो क्वेश्चंस? ओके, इफ देर आर नो क्वेश्चन, देर इजंट एनी क्वेश्चन, आपकी आज की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या रही है? आई वुड वांट 1 or 2 पर्सन टू राइट अबाउट इट। आज आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी जो आपको पहले नहीं पता थी? अब जैसे शुभम है, उनके ऑलरेडी 2 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, कई बच्चों ने रिसर्च मेथड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए शायद ये बहुत ही बेसिक रहा हो। बट अधिकतर बच्चों के लिए रिसर्च पे शायद ये पहली बार वो बातचीत सुन रहे हैं। उनको ऐसे कौन सा वर्ड, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट लगा जो उनके लिए नई लर्निंग थी आज? लर्निंग बाय डूइंग, डिफरेंस बिटवीन रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च एरिया। गुड पॉइंट्स मुस्कान एंड अतुल। एनीथिंग एल्स?
करते हैं, पीएचडी का फुल फॉर्म ही लोग बताते हैं, पागल होके देखो, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ फंस गए हैं, लेकिन फीलिंग लॉस्ट इज फर्स्ट साइन टुवर्ड्स क्लैरिटी, है ना। क्यूरियोसिटी इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, ढूंढना, सर्च करना, है ना। गुड रिसर्च जो है ऑनेस्ट क्वेश्चन से शुरू होते हैं, आंसर बाद में ढूंढेंगे। और रिसर्च जैसा मैंने कहा इंटेलिजेंस से लिंक नहीं है, ट्रेनिंग से लिंक है। माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और स्किल आटा गूंदने जैसा है ना, जितना गूंदोगे उतना बढ़िया गूंद पाओगे, कोई इसका शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। और आपके लिए एक होमवर्क है जो मैं चाहता हूं आप व्हाट्सएप ग्रुप में करें, अभी यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर क्लोजिंग। आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना है और चैट जीपीटी से कंप्लीट नहीं करना है ना, आप चाहें तो हिंदी में भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कंप्लीट करना है? आज के सेशन के पहले मेरे लिए रिसर्च डैश था, आज के डिस्कशन के बाद मुझे लगता है कि रिसर्च ये है। ठीक है, जो अंग्रेजी में लिखना चाहें, बिफोर टुडे रिसर्च फेल्ट लाइक डैश, आफ्टर दिस डिस्कशन रिसर्च फील्स मोर लाइक डैश। ठीक है, असाइनमेंट क्लियर है? असाइनमेंट क्या है हिंदी में बोल देता हूं। आज के सत्र के पहले मेरे लिए शोध डैश था, आज की चर्चा के बाद मुझे लगता है कि रिसर्च डैश है। ठीक है, मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूं। Thank you so much, sir, for such an insightful and engaging lecture on Introduction to Research Design. So, sir has clearly explained the pathway that is needed to start research work by starting the first step by focusing on understanding the purpose and importance of the research and becoming familiar with the major types and approaches of the research. After this, identifying reliable sources for a research topic and to begin thinking critically about your own research areas and interest. So on behalf of everyone here, I sincerely thank to our resource person, Dr. Sachin Kumar, for these valuable insights and for setting a strong foundation for starting a research journey. I would also like to thank all the participants for their active presence and enthusiastic participation throughout the session. Your engagement made today's program meaningful and interactive. Before I conclude, I request all the participants to kindly join us tomorrow for day 2 of the program focusing on literature review and digital tools. With this, I conclude day 1 of the Shodh Parveshika. एक मिनट रुके, मुझे लगता है कि यदि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग जिनके लिए पॉसिबल है, यदि ये वीडियो ऑन कर लें तो हम एक ग्रुप पिक्चर जैसा ले सकते हैं। Yes, sir, sure. I request all the participants to turn on their cameras. चलो मैं बच्चों को देख भी लूंगा। स्क्रीनशॉट कोई भी हमारे साथी ले लें। Sanjeev sir. Actually, I have joined through the. और मुझे लगता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नहीं है, तो मैं एक मिनट में क्लोज हो सेशन, उसके पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल देता हूं। जिन बच्चों, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसमें नहीं जुड़े हैं, यस सर, तो मैं देखता हूं ये लिंक कहाँ पे है। सर, हाँ सर पीपीटी शेयर कर देना सर, बच्चों को पढ़ने में सर आसानी रहेगी सर, मुझे भी देखने में आसानी रहेगी सर, पीपीटी शेयर कर देना सर ग्रुप में। हाँ हाँ ठीक, ये लिंक 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 मैं फोन से लिंक देखता हूँ। मेरे ख्याल से मैं एडमिन नहीं हूं शायद, तो मैं लिंक नहीं डाल सकता हूं। तो जो ग्रुप में एडमिन है शोध प्रवेशिका ग्रुप में, I'll request that person to kindly share the link in the group so that the students who have not yet joined
can join. Okay, so I'm leaving and my team will I have take. already shared that link now. Okay, good. Yes. Good. Chaliye, good to see you all. Let's meet tomorrow. Thank you so much, sir. Thank you all the participants.